देखिए, सरकार की तरफ से तो कुछ पैकेज के ऐलान हुए थे 20 लाख करोड़, पता नहीं कितने करोड़ के। आशा लगी थी कि उसमें कुछ हम लोग को मिलेगा, कुछ मिडिल क्लास छोटे बिज़नेसमैन के लिए भी होगा। लेकिन जब बाद में समझ में आया कि ये तो सिर्फ़ लोन है, आप कर्ज़ा ले लो, एक तो ऐसे ही आप मरे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अशफी खान X24 न्यूज़ से। आज मैं आया हूँ अशोकनगर के कैंट इलाके में और आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएं जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में पर डे 1000 आदमियों को खाना खिलाने का जो मुहिम चलाया था, वो लगभग 1 महीने तक उन्होंने उस मुहिम को बखूबी निभाया। आज मैं उनके पास आया हूँ, लॉकडाउन के बाद उनकी ज़िंदगी में किस किस तरीके के बदलाव आए हैं, मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ। सर, आपका नाम? नमस्कार, मैं विनय सिंह और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग हमारे तक पहुँचे। हम लोग की समस्याओं को सुनने का और लोगों तक पहुँचाने का, सरकार तक पहुँचाने का जो एक ज़रिया आप लोगों ने दिया, हमें प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस तरीके की मुहिम चलाई, जो जिस मुहिम में भूखों को उस टाइम पे खाना खिलाया जिस टाइम पे लोगों को ज़रूरत थी। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद आपके जीवन में किस तरीके के बदलाव आए? देखिए, जब हमने रेस्टोरेंट शुरू किया, आप सभी जानते हैं कि किसी भी नए बिज़नेस को शुरू करने में एक समय लगता है। धीरे धीरे करके साल 2 साल में हमारा बिज़नेस अब प्लेटफॉर्म पे आने लगा था। उसी बीच में ऐसा महामारी कोरोना जो आया और लॉकडाउन हुआ। जब शुरुआत में लॉकडाउन हुआ और जैसा कि लॉकडाउन करते समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि महाभारत की लड़ाई हम लोगों ने 14 दिन में जीती थी, इस लड़ाई को 21 दिन में जीत लेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं लगा कि बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए और ये कोरोना को फैलने से रोकना है। इस बीच में हमारा रेस्टोरेंट बंद रहा, लेकिन मुझे ज़रा सा भी घबराहट नहीं हुआ। मुझे ये लगा कि जो गरीब हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये थी लॉकडाउन में कि चलो हमारा पेट तो चल जाएगा, लेकिन जो गरीब, जो डेली कमाने वाले हैं, दिहाड़ी मज़दूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, वो कैसे जिएंगे? वो तो आज कमाते हैं, शाम को खर्च कर देते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं कमाने के लिए। वो 21 दिन कैसे जिएंगे? तब मेरे दिमाग में आया कि सिर्फ उनको क्या चाहिए, उनको कोई ऐशो आराम की कोई चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें बस एक खाना चाहिए, भोजन चाहिए, अपने लिए चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए। वो जीवित रहने के लिए कमाते हैं। तो हमारा दायित्व लगा, हमें अंदर से ये महसूस हुआ कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इनके लिए करना है। उस समय हमारे, क्योंकि रेस्टोरेंट भी बंद था और हमारे सारे वर्कर भी खाली थे, तो उन सब की मदद लिया हमने और एक अभियान शुरू किया लोगों की सेवा करने का, गरीबों की सेवा करने का। बड़ा ही सुकून मिला मुझे ये सब करने में। लेकिन 21 दिन से 31 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, ये बढ़ता ही गया और ये लड़ाई हम लोग 21 दिन में नहीं जीत पाए। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब हम भी और इतने स्ट्रांग हैं नहीं कि इतना खर्चा कर पाएँ और सबको चला पाएँ। मजबूरी में, बहुत ही मजबूरी में मुझे वो काम बंद करना पड़ा। लेकिन खैर, जितना भी कर पाया सेवा सब ऊपर वाले के। जैसा कि आपने बताया कि आपने उस 21 दिन के लॉकडाउन पीरियड में गरीबों को भरपूर खाना खिलाया, आपके यहाँ के वर्कर भी मौजूद थे। क्या उस 21 दिन में आपने अपने यहाँ के वर्करों को पूरी सैलरी दी, अपना रेस्टोरेंट बंद करके? और उसके बाद क्या आपने उन बच्चों को, उन वर्करों को अपने रेस्टोरेंट में रखा या नहीं रखा? जी, मैं बताना चाहूँगा, वर्कर एक कोई भी रेस्टोरेंट या किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए सबसे बड़ा जो रीढ़ होता है वो होता है वर्कर। और वर्कर जैसा बाकी जगहों में, बाकी शहरों में हुआ कि वो मजबूर होके होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, काम उनके बंद हो गए, तो सड़क पे निकल गए वापस अपने गांव, अपने घर की तरफ।
मेरे मन में ये विचार आया कि अगर ये वर्कर हमारे अपने घर चले जाएंगे तो शायद ये वापस फिर आएँ या ना आएँ। इसलिए मैंने ये निश्चय किया कि नहीं, हम इन्हें अपने पास रखेंगे, इनकी पूरी सैलरी हम देते रहेंगे, इनकी घर पे जो भी ज़रूरत पड़ेगा उस ज़रूरत को हम पूरी करते रहेंगे, जिससे ये आज ही नहीं, ये हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। विनय जी, आपने बहुत बढ़िया बात की कि जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ के वर्कर लॉकडाउन में पूरे पीरियड में आपके धंधे बिजनेस बंद होने के बावजूद भी आपने उनको बैठाल के उनकी सैलरी दी, तो उसके बाद आपको सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा मिली जिसमें बिजली का बिल, आपका रेस्टोरेंट तो बंद था, बिजली का बिल कुछ माफ़ हुआ? देखिए, सरकार की तरफ से तो कुछ पैकेज के ऐलान हुए थे, 20 लाख करोड़, पता नहीं कितने करोड़ के। आशा लगी थी कि उसमें कुछ हम लोग को मिलेगा, कुछ मिडिल क्लास छोटे बिजनेसमैन के लिए भी होगा। लेकिन जब बाद में समझ में आया कि ये तो सिर्फ लोन है, आप कर्जा ले लो, एक तो ऐसे ही आप मरे जा रहे हैं। मतलब ज़मीनी स्तर पे वो पैकेज कहीं दिख नहीं रहा है। आपके कहने का मतलब है ज़मीनी स्तर पे वो पैकेज कहीं नहीं दिख रहा है 20 लाख करोड़ में, तो वो उस पैकेज के अंतर्गत कोई ऐसा आपको जिसमें 1000-2000 का भी मुनाफा हुआ हो? नहीं, एक पैसे का भी कोई मुनाफा नहीं हुआ। और हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, एक छोटे बिजनेसमैन के लिए हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए सरकार से। हमें बस छोटी-छोटी हमारी आशाएं हैं, बिजली का बिल और बच्चों के स्कूल का फ़ीस। ये 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारे लिए ही नहीं, हर मिडिल क्लास आदमी के लिए ये 2 चीज़ अगर हो जाए, क्योंकि बच्चों को आदमी कभी निराश नहीं दे सकता, कभी उदास नहीं देख सकता। बिल्कुल सही बात आपने अपने बच्चों के लिए ही करता है। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि स्कूल के बच्चों की फ़ीस, तो स्कूल की बच्चों की फ़ीस क्या बंद करने के बाद, स्कूल जब बंद हुए लॉकडाउन में, उस पीरियड में ऑनलाइन एग्ज़ाम चलते थे, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ होती थी, लेकिन स्कूल वालों का इस तरीके से प्रेशर आता था कि फ़ीस जमा करो। क्या उस दिनों में आपने फ़ीस जमा की? आपको कोई दिक्कत आई फ़ीस जमा करने में? देखिए, ऐसा है कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी कि मैं फ़ीस जमा कर पाऊँ, और जैसा कि गवर्नमेंट का आदेश भी था कि स्कूल फ़ीस में रियायत दी जाए और किसी बच्चे का नाम नहीं काटा जाए, उसको डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नहीं डाला जाए, क्योंकि आज तक हम लोगों ने, जब तक परिस्थितियाँ अच्छी थीं, कभी फ़ीस में कभी डिले नहीं हुआ, हमेशा देते आए। जिस स्कूल में हमने बच्चे को 8 से 10 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं और लगातार फ़ीस देते आ रहे हैं, आज अगर ऐसी परिस्थिति नहीं आई होती तो आज भी हम टाइम से देते रहते। इस 3 महीने के लॉकडाउन में हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि हम लोग फ़ीस देने के लायक नहीं रहे। और मैं अपनी बात बताऊंगा, मेरी बिटिया पढ़ती है शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में, महर्षि पतंजलि MPVM में, क्लास 7th में। ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे। जब एग्ज़ाम का समय आया टेस्ट का, तो टेस्ट की लिंक नहीं भेजी गई उसको। मैंने स्कूल में बार फ़ोन किया, क्लास टीचर को फ़ोन किया, लेकिन क्लास टीचर ने फ़ोन पिकअप नहीं किया। बाद में शाम को उनका फ़ोन आया कि आप बार फ़ोन कर रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि बच्ची के एग्ज़ाम का लिंक नहीं आया है। तो उन्होंने कहा क्योंकि आपकी बच्ची का नाम डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाला गया है, तो उसका एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक आप फ़ीस नहीं दे पाएंगे। और उस समय मैं क्या बताऊं कि घर में जाके कैसे बच्चों को बताएं कि बेटा, सबके एग्ज़ाम, जिन्हीं बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं जिन्होंने के फ़ादर फ़ीस दे पाए हैं, तुम्हारे पापा बेचारे फ़ीस नहीं दे पाए बेटा, इसलिए तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हो सकता। बहुत कष्टदायक था, लेकिन यही है कि कष्ट में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और लगे रहना है, करते रहना है। जैसा कि आपने देखा, इस दुख भरी हकीकत, कोई कहानी नहीं, हकीकत, जिसमें माँ और बाप, पेरेंट्स इस तरीके से निराश हो चुके कि वो अपने बच्चों से ये नहीं बता सकते कि मैंने उनकी फ़ीस नहीं जमा करी, जिसके कारण उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया, ऑनलाइन उनका एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। इन सब चीज़ों पे सरकार ने एक अक्षर भी कुछ नहीं बोला। सरकार सिर्फ सरकारी स्कूलों की बातें करती रही, प्राइवेटेशन स्कूल की कोई भी बात नहीं की। प्राइवेटेशन स्कूल जितने भी हैं, उनको सरकार को एक गाइडलाइन देनी चाहिए जिसमें इन बच्चों का भविष्य
ख़राब ना हो। आपसे विनय जी एक सवाल और पूछेंगे कि बिजली के बिल प्राइवेट स्कूल जो हैं इस समय एक इमोशनल गेम खेल रहे हैं। पब्लिक के अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम अगर फ़ीस हमें नहीं मिलेगा तो हम अपने टीचरों का फ़ीस कैसे, सैलरी कैसे दे पाएंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि हम भी उन टीचरों के साथ हैं, उनके साथ भी हमारी सहानुभूति है। और हर स्कूल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने एम्प्लॉइज़ को जो सैलरी देते हैं वो डिवाइडेड बाय स्टूडेंट कर दें। जो पर स्टूडेंट जितना आता है वो अभिभावक देने को तैयार हैं। लेकिन जब स्कूल बंद है तो हम स्कूल बिल्डिंग मेंटेनेंस फ़ीस, कंप्यूटर लैब फ़ीस, स्पोर्ट्स चार्ज, साइंस लैब फ़ीस, ये सारे जो चार्जेस होते हैं स्कूल के, ये हम क्यों वहन करें। मतलब बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं लेकिन मेंटेनेंस फीस वो लेंगे। सारे इंक्लूड करके आपसे लेंगे। बिल्डिंग मेंटेनेंस चार्जेस भी उसमें इंक्लूडेड है, कंप्यूटर लैब चार्ज भी इंक्लूड है, लाइब्रेरी चार्ज इंक्लूड है, स्पोर्ट्स चार्ज इंक्लूड है। मतलब बच्चा खेलने नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन स्पोर्ट्स चार्ज लेंगे, वो आपको देना पड़ेगा। मतलब आपका कहना है कि स्कूल ने 1% की भी कोई भी रियायत नहीं दी फीस को लेकर। बच्चे आपके अभी ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हैं कि आपने बैठा लिया? नहीं, अभी बच्चे हमारे ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए? बिल्कुल, मेरा तो सरकार से यही आग्रह है कि एक मिडिल क्लास को बहुत कुछ आपसे नहीं, हमको 20 लाख का पैकेज नहीं चाहिए, हमको 25 लाख का पैकेज नहीं चाहिए। हमें हमारे बच्चों का फ़ीस जो है वो माफ़ कर दीजिए, बिजली का बिल में कंसेशन कीजिए। अगर ये 2 काम कर देंगे तो मिडिल क्लास के ऊपर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। यही आशा है हमारी। एक सवाल और पूछेंगे आपसे। बिजली का बिल, जैसे आपने कहा आप कैंट एरिया में रहते हैं, आए दिन बिजली कट जाती है, 4-4 दिन 5-5 दिन, और बिजली पावर हाउस में जब लोग जाते हैं तो वहाँ से एक ही सवाल मिलता है कि 33,000 केवीए की लाइन में फॉल्ट हो गया है, कैंट से कटी है। इसका आगे कोई जवाब नहीं मिलता। आप क्या इस पर थोड़ा सा उजाला डालेंगे कि क्या ऐसा हकीकत है? जी हाँ, बिजली की तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं इस समय। दिन भर में हर आधे 1 घंटे में बिजली कटती ही रहती है। और पहले के सिचुएशन इतने गंभीर नहीं थे। 2 घंटे 3 घंटे की कटौती होती थी तो वो एक फ़िक्स रहता था कि आपका इतने बजे से इतने बजे तक लाइट नहीं आएगी। तो एक बिजनेसमैन आदमी उस हिसाब से अपने आप को मैनेज किया रहता था। लेकिन आज तो कोई ठीक ही नहीं है, कब है बिजली कब नहीं है, अभी आ रही है फिर चली जा रही है। इसकी बहुत बड़ी समस्या है इस समय इलाहाबाद में। मतलब जैसा कि बिजली में समस्या सिर्फ प्रयागराज में जिस तरीके से 4-4 घंटा, कभी दोपहर में कभी रात में बिजली का कोई नहीं, लेकिन बिल में 1% की भी कोई माफ़ी नहीं है। क्या आपको कुछ माफ़ी मिली? कोई माफ़ी नहीं, कोई माफ़ी नहीं। हमारा एक और रेस्टोरेंट है जॉर्ज टाउन में जो कि फरवरी से ही बंद पड़ा हुआ था, और जब जून में इसको खोलने का आदेश हुआ, लॉकडाउन खुला, रेस्टोरेंट खोलने का परमिशन मिला, तो हमने खोला उसको। और बंद रहने के बावजूद जो है हमारा 30,000 रुपये बिजली का बिल आया। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पे टीवी एंकर अपने सामने 2-2, 3-3 पार्टियों के प्रवक्ता को बैठाल के और पैकेजेस की बात किया करते हैं कि 20 लाख पैकेज है, 1 लाख करोड़ पैकेज है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो ऐसे पैकेज कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। ना ही सरकार किसी चीज़ में रियायत दे रही है, और रही बात पैकेज की, तो पैकेज 1,000 रुपये के पैकेज भी ज़मीनी स्तर पे कहीं दिख नहीं रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारी जनता इतनी जागरूक हो जाए, वो सरकार से सवाल उठाए, सरकार से को करने पर मजबूर कर दे। कैमरामैन आकाश राय के साथ आशफी खान, X24 न्यूज़, अशोकनगर।